11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है चंद्रशेखर पांडे और ये हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। 26 फरवरी 1987 9:05 कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा। ध्यान से समझने की बात है, स्थिर होकर के बैठ जाइए, मैं बोल रहा हूं आप बस सुनते जाइए। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा जो अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, जातक की कुंडली के लिए पापक ग्रह हो जाएंगे। ये क्षण चंद्रमा की श्रेणी में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में चंद्रमा इनकी कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के अधिपति हैं और जा करके दशम स्थान में बैठ करके अपना व्यवसाय करने का योग लगा रहे हैं शुक्र के साथ, जो कि धन भाव के अधिपति हैं। तो चतुर्थ के अधिपति का संबंध दूसरे भाव के अधिपति के साथ दशम स्थान में होने से और चंद्रमा के चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के दशम स्थान में बैठ करके वापस इसको देख लेने से व्यक्ति की कुंडली में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख की स्थिति बनती है। परंतु गुरु के 12वें होने के कारण और राहु से युक्त होने के कारण इसमें विलंब संभव है, या हो सकता है कि व्यक्ति को धन के लिए, आंतरिक शांति के लिए, मानसिक शांति और मानसिक विकलता का एक अलग सा दौर भी चलेगा जिसमें विलंब होने की संभावना है। यहां पे शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली में एक दूसरे के साथ युति करके बैठे हैं। दो शुभ ग्रहों का यहां बैठना, यहां दशम स्थान के अधिपति शनि का जन्म कुंडली में छठे में 8वें नंबर की राशि में वृश्चिक राशि में बैठना, इस वजह से व्यक्ति के करियर को कई बार कमजोरी दे देती। दूसरी बात कि इनकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जो है वो शत्रु की राशि में बैठे हैं और शत्रु के साथ तात्कालिक मित्रता में है। परंतु चूंकि पंचम के कारक भाव में अगर पंचम भाव की चर्चा आप करते हैं तो वहां पे सूर्य, गुरु और बुध तीनों को देखना होगा, क्योंकि गुरु और बुध अगर ठीक नहीं रहेंगे तो जातक की शिक्षा बाधित होगी। बुध जो है वो नीचा विलासी हो रहे हैं। सूर्य इस कुंडली के लिए पंचम के अधिपति शत्रु के घर में बैठे, व्यक्ति पढ़ना चाहे पर पढ़ाई बाधित हो या सही तरीके से ना हो, या अंक कम मिले, या किसी न किसी तरीके से बाधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि तीनों में से तीनों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, न तो बुध की, न तो सूर्य की और न ही गुरु की, क्योंकि गुरु 12 में। हालांकि यहाँ पे गुरु नवम भाव के साथ साथ 12वें के अधिपति होंगे, मारक भी होंगे। इस कुंडली के लिए शुक्र मारक होंगे। इस कुंडली के लिए बुध बहुत अच्छे नहीं होंगे। इस कुंडली के लिए अच्छे होंगे देवगुरु बृहस्पति। अब यहीं पे थोड़ी सी बात और कर देता हूं। अगर भाग्य का लाभ लेना चाहते हैं तो गुरु का रत्न पुखराज धारण कर लेना चाहिए। अगर ऐश्वर्य की वृद्धि चाहते हैं तो हीरा भी धारण कर सकते हैं, पर अभी आप पढ़ने वाले हो, मैं हीरा नहीं कहूंगा। अगर जन्म कुंडली में स्वास्थ्य कमजोर रह रहा हो, या व्यक्तित्व कमजोर हो रहा हो, या प्रभाव कमजोर हो रहा हो, आत्मबल की कमजोरी हो रही हो, कोई रोग व्याधि आदि हो, तो मंगल का रत्न मूंगा भी आपको पहनाया जा सकता है। अब आप देख लो कि आप क्या पहनना चाहते हो। परंतु अभी आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है और वो जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं, राहु से प्रभावित हैं और मंगल लग्न में रोचक योग बना रहे। ये मंगलिक दोष भी पैदा नहीं करेंगे। चंद्र कुंडली से व्यक्ति मंगलिक जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति का आत्मबल कमजोर है तो मूंगा भी लाभकारी बहुत ज्यादा सिद्ध होगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो स्वग्रही हैं, राहु के साथ में है, इस वजह से कमजोरी भी रहेगी। और दूसरी बात है कि गुरु और शनि का संबंध इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो भाग्य के अधिपति हैं और शनि जो है वो लाभ के अधिपति हैं। ये दृष्टिपात करेंगे तो अच्छी बात होगी, पर इन दोनों का संबंध कभी भी अच्छा नहीं होगा, चाहे वो दृष्टि का हो, चाहे वो एक साथ युति का हो। इस कुंडली के लिए अगर बुध का संबंध शुक्र के साथ बने तो और भी ज्यादा खराब हो जाए, और शुक्र तो प्रबल मारक के रूप में ये मारकेश हो जाएंगे। तो शुक्र की दशा, बुध की दशा और व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा, यहां पे मंगल की दशा अच्छी जाएगी, पर शुक्र, बुध और गुरु की दशा सामान्यतया, जिसमें शुक्र और बुध की दशा कमजोर, खराब और बुरी जा सकती है। इस दौरान व्यक्ति को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे है, शनि और मंगल का संबंध है। आयु होने के साथ साथ व्यक्ति को एक्सीडेंट वगैरह का खतरा भी है। इस वजह से अगर चाहें तो हनुमत रक्षा कवच का पाठ हमेशा, या हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार अवश्य कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ शिव जी की आराधना या काल भैरव की आराधना भी करनी चाहिए। भैरव, काल भैरव है ना वाराणसी में, आपको नित्य कभी हो सके तो महीने में 1-2 बार उनका जाकर के अवश्य ही दर्शन कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, ये कुछ चीजें यहां मैंने बताई, करियर किस क्षेत्र में बनेगा, इसलिए मैं अगर देखूं तो चंद्रमा का यहां बैठना, धन भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम में जाकर के व्यवसायिक कुंडली का निर्माण कराना,
सूर्य अगर बहुत अच्छे होते तो व्यक्ति की शिक्षा बाधित नहीं होने देते, लेकिन वो है नहीं। गुरु केंद्र में नहीं है और 12 में बैठ करके मारक हो रहे हैं। परंतु यहां पे मैं शनि को भी अष्टम भाव में जाते देख रहा हूं और दशमांश कुंडली में लग्न में सूर्य बैठ रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति गुरु जो है वो स्वग्रही हैं और चंद्रमा कुंभ राशि का निर्माण और शुक्र नीच के, यहां शुक्र जो है वो केंद्र में, यहां भी शुक्र केंद्र में, यहां भी शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। तो किस चीज का? तो अब बात करते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और शनि, इन तीनों में अगर स्थिति जिसकी अच्छी बन रही है, वो सबसे ज्यादा अच्छी आपकी कुंडली में स्थिति बन रही है मंगल और शनि की। तो आप इन दोनों से संबंधित, तो ये सॉफ्टवेयर का क्षेत्र होता है, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र होता है, टेक्निक का क्षेत्र होता है, तकनीक से संबंधित जो काम आप करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप भूमि से संबंधित कारोबार भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं और उससे चंद्रमा केंद्र में है, तो भूमि से संबंधित और फसल से भी संबंधित आप कारोबार कर सकते हैं। शुक्र वहीं बैठे हैं धन भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में, धन भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त अपने मित्र की राशि में, और मित्र से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कमजोर नहीं है। आप अगर अपना व्यवसाय करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरी बात है सूर्य और बुध लाभ भाव को बलवान बना रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है निस्संदेह होगा। पर दूसरी बात है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम में बैठे, ये एक बड़ी मनोवृत्ति को चंचल बनाने वाली बात कर देता है। व्यक्ति क्या है कि एक जगह पे टिक करके काम नहीं करता है, उसकी मनोवृत्ति बदलती रहती है। ऐसा होने का कारण क्या है? जब हम कारण को ढूंढते हैं तो एक तो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के चंद्रमा क्षण पापक हो जाते हैं, तो वो कमजोर कम करते हैं। गुरु कंटिन्यूअस नहीं है, वो 12वें हैं, इस वजह से व्यक्ति का सकारात्मक प्रभाव कमजोर हो रहा है। व्यक्ति के जीवन में डिसकंटिन्यूटी के कारक शनि होते हैं, वो काम में बाधा डालने का काम करते हैं, और वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठ करके आयु तो दे रहे हैं पर कष्ट भी दे रहे हैं। और शुक्र और चंद्रमा जब दशम स्थान में बैठे तो व्यक्ति को एक जगह टिक करके काम ना करने दे, मन के विकल होने का प्रभाव विकसित कर दे। उससे केंद्र में मंगल जैसा पापक ग्रह और उस पे शनि की दृष्टि, इस वजह से, और चंद्रमा को गुरु का संग मिला नहीं है, इस वजह से भी ये कुंडली मन के दृष्टिकोण से कमजोर है। इस कुंडली का आत्मबल कमजोर नहीं है और नहीं स्वास्थ्य कमजोर है, पर इस कुंडली का चंद्रमा कमजोर है, जिसका प्रभाव जातक के स्वभाव के ऊपर पड़ रहा है। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा कम बोलने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो व्यक्ति को गंभीर वाणी वाला या सोच विचार करके निर्णय लेने वाला। एक तो चंद्रमा कमजोर, गुरु 12वें राहु के प्रभाव में, सूर्य शत्रु की राशि में, लग्न का अधिपति लग्न में और उस पे केंद्र में दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा और मंगल का प्रभाव। तो कुछ चीजें निगेटिव भी हैं और कुछ चीजें पॉजिटिव बन रही हैं। जहां व्यक्ति अगर गंभीरता से निर्णय लेने वाला है और अधीरता भी बन रही है मंगल के लग्न में बैठने के कारण, तो दोनों में साम्य के बनने की स्थिति कमजोर हो रही है, साम्यता नहीं बन पा रही है, दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि बैलेंस करने का कारक जो प्लेनेट है वो सूर्य जो है वो एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक भाव में बैठ करके, जहां व्यक्ति का काम कभी भी पैसे के कारण रोकने वाला नहीं बना रहे हैं, कभी भी व्यक्ति का काम पैसे के कारण नहीं रुकेगा, वहीं उस भाव के अधिपति अपने परम शत्रु की राशि में बैठ करके मंगल से दृष्ट होने के कारण जन्म कुंडली में दरिद्र योग लगा रहे हैं, क्योंकि लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। पर ध्यान की बात यह है कि व्यक्ति जो चाहता है जीवन में वो जरूर पूरा हो जाएगा। उसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि लाभ भाव के कारक जो होते हैं वो शनि लग्नेश से दृष्ट है और राशि के अधिपति से दृष्ट है, और साथ ही साथ लाभ के कारक गुरु स्वग्रही होकर के उसको नवी दृष्टि से देख रहे हैं। इसका मतलब है कि देर से ही सही पर व्यक्ति का परिणाम अच्छा है, परिणाम अच्छा है। दूसरी बात, एकादशवें भाव के अधिपति का छठे में या आठवें में जाना दरिद्रता का दोष लगा देता है। इस कारण से कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपने माता का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। क्यों बताऊं? क्योंकि लाभ के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और गौर करना वो माता के भाव से पंचमस्त जाकर के बैठे हैं, माता के भाव से पंचमस्त, और माता के कारक चंद्रमा पे उसकी दृष्टि, जो खुद कौन है इस कुंडली का पापक ग्रह। इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। मेष लग्न की कुंडली के लिए, इस कुंडली के लिए अच्छा कौन कौन नहीं हुआ? शुक्र अच्छे नहीं हुए, बुध अच्छे नहीं हुए। इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध, और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए ये दोनों ग्रह और एक ग्रह और शनि, ये अच्छे नहीं हुए। सामान्यतया गुरु जो है वो भाग्य के फल देने वाले हैं,
अगर यहां बैठे होते तो अच्छी बात होती, पर गौर करिए वो गौण राशि में बैठ करके राहु से प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है जातक के अंदर उसका वो दोहन कर रहे हैं। कमजोर, क्योंकि पहले से ही व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा कमजोर हो रहा है और वही सफलता की धुरी है। हमें सबसे ज्यादा आराधना जिस देवता की करनी है वो देवताओं के स्वयंभू भगवान शंभू की करनी है। आप तो काशी में हो, काशी में कुटीर उद्योग का बड़ा बोलबाला भी है, वहीं रह करके आप काम कर लीजिए, क्योंकि लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हैं, दो दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठ करके चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। घर से दूर जाएंगे तो मन लगेगा नहीं, क्योंकि पिता के साथ प्रेम संबंध जो इतना गहरा है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जैसे दो दो शुभ ग्रह जो यहां बैठे हैं। और एक बात बताऊं, इस भाव का अधिपति दशम में गया है, इस वजह से पिता के स्वास्थ्य और पिता के मन को भी नहीं लगने वाला बना करके वापस उनको आयु भी दे रहा है और आपको भी आयु दे रहे हैं। मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग ना करिएगा और सुरक्षित यात्रा करने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली में नीच की पड़ रही है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता है या कमजोर मिलता है। माता का कारक शनि से दृष्ट और पापक भाव के अधिपति शनि से दृष्ट होने के कारण ये बात बनती है। सभी प्रकार के सुखों का कारक देवगुरु बृहस्पति राहु से प्रभावित है, मैं उसको चांडाल नहीं कह सकता। दूसरी बात है, अब जरा नक्षत्र पे गौर करते हैं और लग्न पे बल की बात के बारे में चर्चा करें। इनकी कुंडली में मेष लग्न है, 6 डिग्री 4 कला का लग्न बली होगा। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है, ध्यान से समझने की बात है। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में और लग्नेश बनते हैं मंगल। मंगल और केतु की दशा जातक के लिए अच्छी जाएगी। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के जो अधिपति होंगे वो बन जाएंगे शुक्र, और अश्विनी नक्षत्र के जो अधिपति बनेंगे वो बनेंगे केतु। चरण के हिसाब से, नक्षत्र के चरण के हिसाब से उसके अधिपति के साथ लग्नेश की अगर मित्रता बने तो निस्संदेह जातक के लिए परम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली बना देता है। पर यहां पे शुक्र और मंगल परम मित्र नहीं होते। मंगल की स्थिति और नक्षत्र के जो अधिपति हैं अश्विनी के, वो तो उसके मित्र हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में मंगल की दशा और केतु की दशा अच्छी जा सकती है, लेकिन शुक्र की दशा, चूंकि अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है, इस वजह से वो शुक्र मंगल के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। और इस कुंडली के लिए मंगल अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ शुक्र जो है वो सप्तम भाव के और प्रबल मारक होने के कारण इस कुंडली में शुक्र की दशा कमजोर जा सकती है। और अभी जातक के ऊपर से शुक्र की दशा आएगी 2024 से 26 तक। उस दौरान व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का और अपने पिता का दोनों का ध्यान रखना होगा, और उस दौरान व्यक्ति हड्डी टूटे पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, पर हाँ वो कष्ट दे सकते हैं। आपकी कुंडली में आपको कमजोरी क्या दिखाई दे रही है अगर बताऊं, तो आप अपने मन को संतुलित करने के लिए हनुमान जी की पूजा खूब किया करिए, संकट मोचन का दर्शन अवश्य किया करिए, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही अपने जीवन में शामिल करिए, बजरंगबली का दर्शन, हनुमत कवच का पाठ जरूरी है। अगर हो सके तो शाम को सरसों तेल का दीपक भी बजरंगबली के सामने जला देना चाहिए, कहीं किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पे। उसके बाद इस कुंडली में कैरियर आपका अपने ही बल पे कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जरी का काम आप कर सकते हो। वो वस्त्र जिसपे स्टोन लगे हों और जिसपे सितारे लगे हों, जिसपे पत्थरों का काम किया गया हो, वो काम आप कर सकते हो। आपकी कुंडली के आधार पर आप कपड़ों से संबंधित भी व्यवसाय कर सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र नहीं कहूंगा, जबकि ये क्षेत्र बन सकता था। सूर्य और बुध का बैठना और मंगल का स्वग्रही होकर के चंद्रमा से केंद्र में जाना, चंद्रमा और शुक्र, आप व्यवसाय ही कर लो कोई, चाहे जनरल स्टोर भी खोल सकते हैं आप, एक कोई किराए पे जमीन जगह लेकर के वहां आप अनाज का कारोबार कर सकते हैं। पशु को छुड़ा करके उसको सही जगह पे पहुंचाना आपके लिए सबसे बढ़िया दान बता दूं क्या होगा? जो बकरी कटने जा रही हो, जो बकरा कटने जा रहा हो, उसको खरीद करके उसको यूं छोड़ दीजिए, आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। जो गाय बुचड़ खाने की तरफ जिसकी मृत्यु जा रही हो, उसको छुड़ा करके उसको यूं छोड़ दीजिए, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दान होगा। ये काम आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए 9 अंक अच्छा होगा, और 18 तारीख, उसके बाद जिसके जिसके योग 9 बनते हो, जैसे 9 तारीख, 18 तारीख और कितना, 36 तो तारीख होती नहीं है, तो और 9 किसका बनता है?
54 भी तो तारीख है नहीं, 45 भी तारीख नहीं है, तो देख लेना आप 27 तारीख। हाँ, एक 7 और 2 9, तो ये तारीखें आपकी कुंडली के लिए अच्छी होंगी। गुरुवार के दिन काम करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को रविवार और मंगलवार ये आपके लिए दिन अच्छे हो सकते हैं। इस दौरान बजरंगबली की पूजा और बजरंगबली को अनार का भोग भी लगाना चाहिए। लाल वस्त्र ज्यादा धारण किया करिए और गेरुआ रंग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कुछ अंक हैं और ये कुछ तारीख हैं, ये कुछ रंग और ये कुछ दिन। बाकी व्यवहार अगर मैं बताऊं, आपका स्वभाव ठीक है। मंगल ने शनि को देखा है, मित्र बचा करके रखिएगा। किसी पे भरोसा ना करना मेरे भाई, क्योंकि गुरु राहु के साथ 12 में बैठे हैं, वो धोखा दे सकता है। किसी को पैसे ना दीजिएगा, नुकसान हो सकता है। आपकी कुंडली में, नवमांश कुंडली में बुध और शनि बैठे हैं, ये ठीक है। दाम्पत्य खराब नहीं है, विवाह बहुत अच्छा चलेगा, पत्नी सुंदर मिलेगी। शुक्र चंद्रमा में है ना, यहां भी शुक्र और चंद्रमा को देखिए तो नवम पंचम में चंद्रमा और केतु का प्रभाव, इस वजह से मन आपका अशांत यूं ही और बेवजह बेचैन रहता है। उसकी अपनी स्थिति है, वो हमेशा रहेगा। विशेषतः जब आप कृष्ण पक्ष के अमावस्या की तरफ बढ़ेंगे तो और ज्यादा। अमावस्या से हट करके जैसे ही आप शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही आपका प्रभाव ठीक हो जाता है और आप अपने आप को बिल्कुल फिट महसूस करने लगते हैं। लेकिन कमजोरी वास्तव में जो है वो कुंडली में आप जरा देखो तो सारे ग्रह ऐसे इधर बैठे हैं, सारे ग्रह, और सारे के सारे ग्रह 1 2 3 4 5, मतलब जन्म कुंडली के 12 भावों में से 5 भाव भरे हैं। ये कमजोर नहीं है। पर कमजोरी क्या है, तो त्रिकोण खाली है और त्रिकोण खाली है, ये ठीक नहीं है। लग्नेश लग्न को बलि बना रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र के होने के कारण अपने मित्र के साथ उनका मित्रता का भाव है, ये ठीक है। व्यक्ति को मंगल की दशा अच्छी जाएगी। इस कुंडली में षडबल में मंगल बलवान, शनि बलवान और सूर्य भी बली हैं। तो अति विशिष्ट कारक भाव में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा ने जन्म कुंडली के अपने बहुत अच्छे भाव को देखा है, इस वजह से बहुत अच्छी बात है। मंगल की भी दृष्टि है, 3 ग्रहों का प्रभाव, गुरु का भी प्रभाव, राहु का भी प्रभाव, मंगल का भी प्रभाव, शुक्र का भी प्रभाव, चंद्रमा का भी प्रभाव। यहाँ के अधिपति ने इसको देखा है, यहाँ के अधिपति पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से माता का और कई बार घर में स्त्रियों की संख्या में कमी आ जाती है। या कई बार व्यक्ति जो होता है वो ना चाहते हुए भी बेवजह का हेडेक लेता है। इतने सारे ग्रहों के प्रभाव से ये भाव कमजोर हो रहा है। मंगल की 4वीं, गुरु की 5वीं, राहु की 5वीं, शुक्र की, चंद्रमा की और यहाँ के अधिपति के ऊपर शनि की। ये ठीक नहीं। मतलब एक बात और भी दिख रही है कि अगर एक ही भाव पे कई सारे ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो भाव छत बिछत हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि किधर जाए। इस वजह से जो उस भाव का कारक है उसको वो नष्ट कर देता है। यानी कि मानसिक शांति का भाव यहाँ है, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपको विक्षिप्त करने का काम कर रहे हैं। अपने आत्मबल को कमजोर ना करिएगा और हमेशा ही मोटिवेट अपने आप को करते रहिएगा। आपको हमेशा ही किसी गुरु की आवश्यकता है, जो किसी को चुन लीजिए। अगर हो सके तो गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का जप आवश्यक है। अगर हो सके तो जितनी जल्दी हो सके किसी मंदिर को बांधिए और प्रत्येक दिन वहां मंदिर जाइए, एक निश्चित समय पे। माथा पटकिए, मेरे नहीं, भगवान के, और किसी पे भरोसा नहीं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में जो नक्षत्र के आधार पर अगर बात करता हूं तो शुक्र जो बैठे हैं वो बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, ये सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य बढ़िया सामान्य है, ठीक ही है, बल के आधार पर वो युवावस्था में है, परिणाम उनका अच्छा रहेगा। चंद्रमा भी ठीक है, ये कुंडली ठीक है। आप ये ना समझिए कि आपकी कुंडली कमजोर है, ये क्यों ना समझिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सूर्य भी ठीक और चंद्रमा भी ठीक। ये ठीक कैसे हैं? अवस्था के आधार पर चंद्रमा युवावस्था का है, अवस्था के आधार पर सूर्य युवावस्था के हैं, क्योंकि डिग्री में सूर्य 13 और चंद्रमा 17। तो ये दोनों ही अवस्थाएं अगर युवा की हो रही हो तो कुंडली को खींच करके भी आप अपने हिसाब से बिठा सकते हो। कमजोरी गुरु और राहु का 12वें जाना, जो आपको कई बार पिता के जीवन में जैसे ही आप आते हो, कई बार पिता को कष्ट भी हो जाता है। और बहस तो बिल्कुल भी नहीं करना होगा पिता के साथ, हालांकि वो नहीं है, बुद्धिमान है आप और प्राप्त भी होंगे, आप लाभ को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहां पे दिख रही है, सूर्य बढ़िया है, खराब नहीं है। चंद्रमा के बाद मंगल बढ़िया बैठे हैं, वो ठीक हैं। गुरु भी ठीक हैं। बुध, गुरु मृत प्राय हैं, गुरु डिग्री में जो है वो 5 डिग्री के हैं, मृत प्राय हैं। पर बुध बहुत बढ़िया बैठे हैं, बुध की अवस्था ठीक है। यानी कि व्यक्ति का बुध जो निर्माण है,
जो व्यक्ति को जीवन से जो मोह है वो सुरक्षित है। इसी वजह से व्यक्ति कई बार ऐसा सोचता है कि जीवन तो मोह माया है, इसको त्याग दो, अकेले रहो, निर्वैर रहो, इस तरीके की बात आती है। पर सूर्य व्यक्ति को हमेशा ही मर्यादा में रहने वाला बना देते हैं। चंद्रमा जो है वो व्यक्ति के मन को असंतुलन में रहने वाला और करने वाला बना देते हैं। मंगल जो है वो व्यक्ति को ढाढ़स, साहस देता है और हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करवाता है। शौर्य और पराक्रम से युक्त बनाने वाला इंसान बना देता है, रहने वाला। गुरु की बात अगर करते हैं तो गुरु और शुक्र ये दोनों मृतप्राय हैं। इस वजह से दो दो शुभ ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति का ज्ञान कई बार क्षुब्ध हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो वामनावतार का प्रभाव कमजोर हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति साक्षात आपकी कुंडली में वामनावतार या वामन भगवान के रूप में उपस्थित होते हैं, जो राहु से प्रभावित होने के कारण वो अपने पांव को पूरे तरीके से जमा नहीं पा रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति को अंक कम मिले, पढ़ाई छूटे, सकारात्मक प्रभाव कम रहे और पॉजिटिविटी कमजोर हो जाती है। शुक्र कमजोर इस वजह से ऐश्वर्य और चांदी का, सोने का, आभूषण का, वस्त्र का, कपड़ों का, महिलाओं का, इन सब चीजों का सुख थोड़ा कम मिलता है। भौतिकीय दृष्टिकोण से ये कुंडली थोड़ी कमजोर है। इस वजह से इस पे बात कहूंगा कि आप अगर चाहें, हालांकि एक बात और भी है, यहाँ पे सवाल उठाया जा सकता है कि मंगल और शुक्र जब केंद्र में हैं और शुक्र जब मृतप्राय है तो मैंने कपड़ों से संबंधित कारोबार क्यों कहा? क्योंकि गुरु की दशा चल रही है और शुक्र इनकी कुंडली में मृतप्राय है और चंद्रमा के साथ बैठने के कारण अगर आप गौर करें तो चंद्रमा बलवान है, चंद्रमा पक्ष बल से हीन है। इस वजह से वो स्वास्थ्य को और मन को कमजोर कर रहा है। हालांकि वो उसमें इरेगुलर भी करेगा, तो अगर कपड़े का व्यवसाय ना करने का मन करे, अगर उधर बात ना बने, तो आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित क्षेत्रों में भी काम कर सकते हो, किसी बैंकिंग से संबंधित सेवा में भी जा सकते हो, एजेंट बन सकते हैं आप, टेक्निक और टेक्नोलॉजी, टावर से संबंधित क्षेत्रों में भी आप काम कर सकते हो, नेटवर्किंग से संबंधित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। बाजार में जो चीजें बनाई जाती हैं, पहुंचाई जाती हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार कर सकते हैं, हार्डवेयर से संबंधित चीजों का भी काम कर सकते हैं, पत्थरों से संबंधित भी कारोबार आप कर सकते हैं। गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट ये होता है बिल्डिंग मटेरियल जिसको कहा जाता है, आप वो क्षेत्र में भी जा सकते हो। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं, आप बच्चों के खिलौने का कारोबार कर सकते हो, प्लास्टिक से संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं। प्लास्टिक के जो सामान बनते हैं, प्लास्टिक के कुर्सी, फाइबर का सामान, ये भी आप कर सकते हो। आप उसके आधार पर फर्नीचर का भी काम, इतना सारा काम बता दिया, कोई भी उठा लीजिए। और उसके बाद दिन मैंने बताया, नक्षत्र अच्छा हो सकता है आपके लिए पुष्य नक्षत्र। जब कभी भी कोई काम करना हो श्रवण नक्षत्र में ना करिएगा। दवाई अगर कभी भी कोई स्वास्थ्य खराब हो तो श्रवण नक्षत्र में ना खाइएगा। अगर कोई भी काम करना हो तो पुष्य बढ़िया रहे, रेवती बढ़िया रहे, अनुराधा बढ़िया रहे, श्रवण बढ़िया रहे आपके लिए। उसके आधार पर अगर देखता हूं तो पुनर्वसु बढ़िया रहे, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये सारे नक्षत्र आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। क्लियर है चीजें? इतनी सारी चीजें बता दी। अब क्या बताऊं? आपकी कुंडली में डिटेन चार्ट ठीक बना है, बुध व्यवसाय ही करवाएगा आपको। अगर व्यवसाय करना होगा तो पहले, लेकिन एक बात बता दूं, अगर गुरु की दशा है तो थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह कहीं ले लेना चाहिए। जो काम करना चाहते हैं पहले आप उसमें, मोबाइल से संबंधित शॉप में भी आप काम कर सकते हो, ये भी चीजें बनती हैं। टावर है ना, केतु, शनि, शुक्र, ये ठीक है। शनि जो है वो नीचा विलासी है, इस वजह से कई बार व्यक्ति को भाग्य का बल कम मिलता है और व्यक्ति जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ पे कर्म से कई बार उसको चित्त में अशांति का अनुभव होता है, या उसको कभी भी काम जो करता है, जो भी कार्य क्षेत्र में जहां पे भी वो काम करता है, उसमें मानसिक शांति नहीं मिलती है, वो हमेशा उसमें उहापोह की स्थिति में रहता है, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे नीच के शुक्र बैठे हैं। ऐसी स्थिति में देख रहा हूं। मंगल भी यहाँ पे नीच के हैं, बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार कार्य क्षेत्र या व्यवसाय को शुरू करने के लिए धन ही नहीं रहता है, या फिर कई बार वो बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, उतना फंड इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो छोटे लेवल पे भी आपको काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि धन भाव में नीच का मंगल बैठा है और वहां के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी कि आगे चल करके वो सपोर्टिव हो जाएंगे। एक बात और भी है कि जन्म कुंडली में जो कर्क राशि के अधिपति हैं, चंद्रमा भाग्य भाव में बैठे हैं, तो भाग्यशाली भी बनाएंगे और व्यक्ति का उसमें पितरों का आशीर्वाद और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे, यानी कि पिता से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात है कि गुरु ने देखा है सूर्य को, चारों घर में केंद्र में ग्रह बैठे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है दशमांश कुंडली के लिए। इसका मतलब है कि आपका कर्म क्षेत्र ठीक है। आप पहले काम करना शुरू तो करिए श्रीमन, तो चीजें बदल जाएंगी। अब काम शुरू करने का वक्त कब है? तो आप कार्यक्षेत्र में उतर सकते हैं। अभी गुरु में शुक्र चल रहे हैं, गुरु में केतु चल रहे हैं 2023 में। आप 2023 से कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर ये 3 साल आप कहीं ट्रेनिंग ले लें
तो निसंदेह कहीं कुछ काम छोटा मोटा, छोटी मोटी नौकरी भी अगर करके आप अपना जीवन आरंभ करना चाहते हैं तो निसंदेह ये काम कर सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाना भी आप शुरू कर सकते हो। कोई चीज़ है कहीं सीख करके, छोटी सी, जैसे होता है ना वो, जैसे कि आपको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और आप कुछ सीख भी लेते हो, इंटर्नशिप टाइप का, आप वो भी काम कर सकते हो। आपकी कुंडली में ये सारे योग बनते हैं। अब तो बाकी सारी चीज़ें बता रखी हैं। इस कुंडली के लिए अभी भैरव की आराधना और शिव जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ, सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के सामने प्रत्येक दिन शाम को, और उसके बाद संकट मोचन का दर्शन। अपने जन्म स्थान से आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ जाइएगा तो लाभ ज्यादा होगा। आपके लिए कुंभ राशि अच्छी साबित होगी, आपके लिए वृषभ राशि अच्छी साबित होगी, धनु राशि अच्छी साबित होगी, सिंह राशि अच्छी साबित होगी। तात्पर्य ये कि इन राशियों से संबंधित शहरों में और इन राशियों से संबंधित लोगों के साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। पार्टनर वगैरह की स्थिति ठीक है, आप आराम से पार्टनर भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ के अधिपति चंद्रमा के साथ हैं तो खराब नहीं है, चतुर्थ के अधिपति के साथ है। और वैसे यहाँ के अधिपति मृतप्राय हैं, इस वजह से ठोक पीट लेना चाहिए, पर वो एक सामान्य। आपकी कुंडली में 2 ग्रह कमजोर हैं, गुरु और शुक्र, जो ही आपकी कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे चंद्रमा, यानी कि शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो रहा है कुंडली में। समझने की बात है, चंद्रमा पक्ष बल से हीन, गुरु जो है वो मृतप्राय, शुक्र मृतप्राय, तो एकमात्र ग्रह बैठा है बुध, जो आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होता है। तो फंडामेंटली अगर हम इस कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं तो बेस में और परिणाम यही मिलता है कि व्यक्ति की कुंडली में पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होना और शुभ ग्रहों के प्रभाव में कमजोरी होने के कारण व्यक्ति के जीवन से शुभता का नष्ट होना देखा जा रहा है। इस वजह से ही व्यक्ति को शिव की और सूर्य की आराधना करनी चाहिए, बजरंगबली को मनाना चाहिए। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई होंगी सब। सवाल जो भी पूछे थे मैंने अगर बताया, या जो भी सवाल आपका बना है, अगर कुछ पूछना होगा निसंदेह मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।